हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो ये है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, इंडियन कंपनी का इंडियन स्मार्टफोन। बहुत ली गई है इस फ़ोन की पिछले कुछ टाइम है, लेकिन एक्चुअली मैं अभी मेरे को पूरा 1 महीना हो गया है इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। तो एग्जैक्टली मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फ़ोन के साथ, क्या चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई है, क्या चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है इस फ़ोन के अंदर, मैं सबके बारे में एकदम डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ। और वैसे बता दूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी जो मुझे बकवास लगे हैं इस फ़ोन के बारे में, और आगे चल के अच्छी चीज़ों के बारे में बात करी जाएगी। बट अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस फ़ोन के अंदर अभी तक एक अपडेट आ चुका है जिसमें कुछ चीज़ों को फिक्स किया गया है, जैसे कि जो मल्टी टच वाला इशू आ रहा था वो फाइनली फिक्स हो चुका है यहाँ पर। और एक बहुत ही अच्छा अपडेट जो मुझे लगा है वो ये कि करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बेकार हैं और ऐसी ही आई गेस रहने वाली है, जैसे कि वाइड बैंड लाइसेंस L1 को ये फ़ोन आगे भी नहीं सपोर्ट करेगा। ये उन्होंने खुद ने अनाउंस कर दिया है कि फ़ोन वाइड बैंड लाइसेंस L3 के साथ ही रहने वाला है। मतलब कि अगर आप नेटफ्लिक्स, प्राइमर, फुल HD में वीडियो कंटेंट देखना पसंद करते हो तो वो सब कुछ आप इसमें नहीं देख पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अभी भी बेकार है फ़ोन के अंदर, जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर। आई मीन देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी 11,000 के फ़ोन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, नहीं, मैं इसको किसी 15,000 20,000 से फ़ोन से नहीं कंपेयर कर रही हूँ। मैं यहीं पर रह के आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इससे भी कम की प्राइस में इससे बेटर फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मैंने जेन्युइनली देखे हैं। लेकिन इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर स्लो तो है ही है, लेकिन हाफ ऑफ द टाइम एक्यूरेट भी नहीं होता है। तो ये इशू कंसिस्टेंट है इस फ़ोन के अंदर, जो पहले भी था और अभी भी मुझे देखने को मिल ही रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी को लेके। आई मीन ऐसा कोई मेजर वाला इशू तो नहीं है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो इस चीज़ को। काफ़ी लोग मिसअंडरस्टूड कर जाएंगे यहाँ पर कि शायद मैं क्वालिटी चेक वाला इशू बताऊंगी। नहीं यार, मेरी यूनिट एकदम सही आई है, कहीं से उखड़ी खुली पड़ी कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम परफेक्ट मुझे मिला है ये स्मार्टफोन। हाँ, बस वो जो ऊपर उन्होंने प्रोटेक्टिव लेयर लगा के दी थी उसमें बहुत एयर बबल थे, उसके अलावा एज सच डिवाइस में कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बना ही ऐसा है कि यहाँ पर जो प्लास्टिक है ना, ये ऐसे प्रेस हो जाती है इसका बैक पैनल, तो ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न वाला पॉइंट लगता है। अदरवाइज़ बैक पैनल की क्वालिटी वगैरह आई मीन ठीक है यार, प्लास्टिक मिल रहा है यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं था, तो उसमें कोई इशू नहीं है, बस ये प्रेस होता है। ये एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखने वाली है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। आई मीन मैंने भी पहले बोला है कि इस फ़ोन में कौन सी प्रोटेक्शन यूज़ करी गई है मुझे नहीं पता है, बट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है। और ये फाइनली उनके CEO है, उन्होंने भी बोल दिया है कि हाँ, उन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं यूज़ किया है यहाँ पर, लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के इक्वलेंट जो पावरफुल कोई प्रोटेक्शन है वो उन्होंने इसमें यूज़ करी है। तो इन केस अगर आपको नहीं पता है तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि हाँ, कोई अच्छा खासा प्रोटेक्शन उन्होंने लगाया है फ़ोन के अंदर। तो अभी देखो, जो भी मेजर कंसर्न्ड वाले पॉइंट थे जहाँ पर मेजरली प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैं बात करने वाली हूँ कि मेरा बाकी ओवरऑल फ़ोन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है या फिर इस चैनल की वीडियोज़ आपको पसंद आती है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो कर लीजिए, उसी के बाद आगे की वीडियो देखना। खैर, ज़्यादा ही धमकी तरह से हो गया, बट खैर आगे बढ़ते हैं। यार देखो, इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो मतलब अच्छी डिस्प्ले है। ऑनेस्टली मेरा फ़ोन की डिस्प्ले के साथ काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आई है। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये लगा है कि 11,000 की प्राइस में हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रही है। बहुत रेयर चीज़ है। आई मीन मैंने पहले भी ये चीज़ बोली हुई है कि काफ़ी कम स्मार्टफोन है जहाँ पर 12,000 के नीचे की प्राइस में फुल HD प्लस डिस्प्लेज मिल रही है। ये वन ऑफ दी उनमें से एक स्मार्टफोन है। और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, चाहे ब्राइटनेस को लेके देखो, चाहे कलर्स को लेके देखो, चाहे ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी देखो, मतलब एस्थेटिक वाइज भी जो बेजल्स है, जो पंच होल है, तो उस हिसाब से मतलब मेरा जो डिस्प्ले के साथ इंटरेक्शन रहा है, जितना मैंने डिस्प्ले को यूज़ किया है, मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली है फ़ोन के डिस्प्ले में। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ़ोन के कैमरास के बारे में। 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप है, फ्रंट में दिया हुआ है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। ध्यान से सुनना, इस फ़ोन का जो कैमरा है ना वो मतलब ऐसे लगेगा कि अच्छा कैमरा है,
परफॉर्मेंस वाइज भी डिसेंट फ़ोटोज़ देखने को मिल जाते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आई है। क्या एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है ना, स्पेशली रियर में मैं बात करूँगी आप लोगों से, रियर कैमरा की परफॉर्मेंस में, कि थोड़ा ओवर शार्प लेता है फ़ोटोज़ को। तो ऐसे अगर आप नॉर्मल फ़ोटो को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छी फ़ोटोज़ है, थोड़ा भी जूम करोगे ना तो स्किन टोन या फिर जो आपके बाल हैं उन बहुत ओवर शार्प्ड तरीके से नज़र आता है। दूसरी दिक्कत मुझे नज़र आई है फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में। कई बार ऐसा होता है कि जो मेन सब्जेक्ट जहाँ पर आपने फोकस किया हुआ है ये उसको भी ब्लर कर देता है, मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाता कि क्या सब्जेक्ट है क्या बैकग्राउंड है। तो वहाँ पर कई बार इस फ़ोन का पोर्ट्रेट मोड मात खा जाता है। वाइड एंगल जो है वो मैं बोलूँगी ठीक है, मतलब वाइड एंगल से इतनी कुछ खास फ़ोटोज़ नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ऐसे अगर देखा जाए फ़ोन का ओवरऑल कैमरा, ये तो मैंने आपको मतलब चुन के प्रॉब्लम बताई है, लेकिन ऐसे अगर आप इन जनरल कैमरा देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, डिसेंट है, कलर्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट रियर कैमरा के कंपैरिजन में मैं ऐसे बोलूँगी कि मुझे फ़ोन का फ्रंट कैमरा एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पर भी कलर्स वगैरह के मामले में सब कुछ सही है, यहाँ पर मुझे पोर्ट्रेट मोड में दिक्कत नहीं नज़र आई है, बल्कि यहाँ पर जो शार्पनेस वाला जो चीज़ है ना वो यहाँ पर थोड़ा कम होता है, मतलब इतना भी ओवर शार्प फोटो नहीं आता है, यहाँ पर ठीक फ़ोटोज़ देखने को मिल जाते हैं, मतलब अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं सेल्फी में। बाकी एक अपडेट भी आया था, मतलब वही एक अपडेट आया था, उसी में ये भी अपडेट हो चुका था कि फ्रंट में क्या दिक्कत आ रही थी पहले कि सिर्फ आप नॉर्मल 720p से ही वीडियो शूट कर सकते थे, लेकिन अभी वो इशू सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी आप फ्रंट से 1080p तक की सेटिंग में वीडियो बना सकते हो और एक्चुअली में वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आती है, मैंने शूट करके देखा है। रियर साइड से भी आप 1080p तक की सेटिंग में वीडियो बना सकते हो, लेकिन बात वही है कि आपको स्टेबलाइजेशन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इसको लेके कंसर्न है तो हाँ, बस ध्यान रखना कि स्टेबलाइजेशन नहीं है ना फ्रंट में ना बैक में। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में, बिकॉज परफॉर्मेंस मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट दिया हुआ है, मतलब सुन के ही पता लग रहा है कि एक पावरफुल प्रोसेसर है ये। देखो, मैंने फ़ोन के अंदर गेमिंग करी हुई है तो मुझे अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अच्छा इन द सेंस, मतलब जैसा यार 11,000 की प्राइस पे, अभी मैं आपको अलग से हटके ये तो नहीं बोलूँगी कि हाँ बिल्कुल ही फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नहीं है, ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह, लेकिन 11,000 में हम जिस तरह की एक्सपेक्टेशन एक्चुअली में अपने दिमाग में सेट करके रखते हैं, ये वहाँ पर उन एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल मीट कर रहा है। बट जो मेन कंसर्न वाला पॉइंट आता है वो होता है UI का, कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। देखो, वैसे तो स्टॉक एंड्रॉयड है, तो अगर किसी को स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है देन तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी क्या है ना कि स्टॉक एंड्रॉयड जनरली बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होता है। ऐसा होता है कि एकदम ही स्नैपी सा होता है, वो स्नैपी वाली फील थोड़ी कम है इस फ़ोन के अंदर, मतलब वैसे तो ज़्यादा ही है बाकियों से तो, क्योंकि इसमें ब्लॉटवेयर नहीं है, एड्स नहीं है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा मतलब और ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए था डेफिनेटली। स्पेशली जो जेस्चर्स हैं वहाँ पर मुझे थोड़ी कमी लग रही है। कई बार जो इसका बैक करते हैं तो मोशन जेस्चर ढंग से काम नहीं करते, कई बार होता है कई बार नहीं होता है। एटलीस्ट UI का एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा होना चाहिए फ़ोन में, तभी फ़ोन को चला के मज़ा आता है। बट खैर, इसी के साथ अभी बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में। बैटरी बैकअप तो बहुत सॉलिड है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। जो चार्जर है यहाँ पे वो भी 18 वाट का दिया है, तो चार्जर भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है कि 18 वाट का फास्ट चार्जर से इस फ़ोन को 0 to 100% चार्ज करने में 2 hours 45 minutes लगते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली 10 वाट से भी जब चार्ज करते हैं ना तो 5000 mAh की बैटरी 3 घंटा या 3 घंटा 10 मिनट में चार्ज हो जाती है, ऐसे मैंने बाकी के स्मार्टफोन्स में देखा है, लेकिन यहाँ पर 2 hours 45 minutes एक फास्ट चार्जर से टाइम लग रहा है, तो मतलब क्या ही है। तो यार देखो, ओवरऑल अगर मैं अपना वर्डिक्ट दूँ इस फ़ोन के बारे में, तो कोई अगर मुझसे पूछता है कि 11,000 की प्राइस में आप कौन सा फ़ोन रिकमेंड करोगे, तो डेफिनेटली ये फ़ोन मेरी लिस्ट में रहेगा। इनफैक्ट मैंने टॉप 5 बेस्ट फ़ोन अंडर ₹12,000 जो बनाया था उसमें भी मैंने इस फ़ोन को रिकमेंड किया था, तो हाँ आराम से इस फ़ोन को रिकमेंड किया जा सकता है। काफ़ी सारी इस फ़ोन में अच्छी चीज़ें हैं। इनफैक्ट अच्छी चीज़ों से भी ज़्यादा बेटर तो मैं बोलूँगी कि माइक्रोमैक्स की जो अप्रोच है, जो उनकी कोशिश है इस फ़ोन के साथ, पहले ही फ़ोन के साथ मैं बोलूँगी बहुत ही काबिले तारीफ़ है। अगर आप
हो सकता है अगर ऐसा पॉसिबल है आपके लिए कि आप ये फ़ोन ना लेके और फ़ोन का वेट करो, तो माइक्रोमैक्स के जो आने वाले डिवाइसेस हैं मैं रिकमेंड करूँगी आप उनका वेट करो, क्योंकि और भी ज़्यादा अच्छे से सॉफ्टवेयर पर वर्क करने वाला है माइक्रोमैक्स डेफिनेटली। बाकी तो यार अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।